वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किए जाएंगे अमाइंस चैप्टर में से जितनी भी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, वो आपको सभी प्रॉब्लम्स इसी ही वीडियो में मिल जाएगी। तो इस पूरी वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है अगर आप लोग अमाइंस चैप्टर की सभी प्रॉब्लम्स को कवर करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को करते हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस, दैट इज यहाँ पर एनिलीन कैनॉट बी prepared बाय द अमोनोलाइसिस ऑफ द क्लोरोबेंजीन अंडर द नॉर्मल कंडीशन। कि अगर हमने एनिलीन बनानी हो तो क्या हम उसे क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते फ्रॉम दी क्लोरोबेंजीन? तो इसका मेन रीज़न क्या है कि हमने रीड किया हुआ है कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ड्यू टू दी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर क्लोरीन एंड दी कार्बन का बॉन्ड है जो यहाँ पर दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड इसमें आ जाता है करेक्टर, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसको ब्रेक कर कर वहाँ पर NH2 ग्रुप जोड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए नॉर्मल कंडीशन के अंडर हम क्लोरोबेंजीन को यहाँ पर एनिलीन में चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर इसके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इसका आंसर है because the cleavage of the CCl bond is difficult because of the partial double bond character। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दैट इज पर एनिलीन डज नॉट अंडरगो दी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। के एनिलीन के केस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती? फ्रीडल क्राफ्ट की दो रिएक्शंस होती हैं मेनली, अल्काइलेशन और असाइलेशन। ठीक है, उसमें हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं? एक लुइस एसिड को यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो इसमें यूज़ करते हैं मोस्टली एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक लुइस एसिड है, बट एनिलीन एक बेसिक नेचर का है कंपाउंड। तो बेस और एसिड को अगर हम रेक्ट करवाएंगे, मतलब अगर हम एनिलीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं तो वो दोनों आपस में ही रेक्ट होकर अपना एक सॉल्ट बना लेते हैं ऐसे। तो ये जो AlCl3 है इसको आप लोगों ने यहाँ पर AlCl2 को जोड़ देना है और यहाँ से साथ में बन जाएगा दैट इज़ दी HCl। तो ऐसी इनकी यहाँ पर कुछ रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, सो देयरफॉर हम यहाँ पर एनिलीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं करवा सकते बिकॉज के एल्यूमिनियम क्लोराइड है लुइस एसिड, एनिलीन है बेसिक, दोनों रेक्ट होकर सॉल्ट बना लेंगे। ठीक है, सिंपल रीज़न है। तो आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या है कि एनिलीन इज वीकर बेस एज कंपेयर टू दी ईथेन अमाइन। ये है ईथेन अमाइन और ये है हमारे पास यहाँ पर एनिलीन। तो उसने कहा है कि एनिलीन एक वीक बेस है देन दी प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। और ये स्टेटमेंट आपको ऐसे भी आ सकती है कि pKb ऑफ द एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ द मिथाइलमाइन या फिर इथाइलमाइन। इसका मतलब क्या है कि जो एनिलीन है वो वीक बेस है, वीक बेस की pKb वैल्यू, ठीक है, pKb वैल्यू जैसे हम pH सोल्व करते हैं वैसे ही होती है pKb वैल्यू ऑफ द बेसिस। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना वीक बेस होगा। ठीक है, तो इसका सेम आंसर है। हमें सिंपली क्या एक्सप्लेन करना है कि जो यहाँ पर एनिलीन है, तो एनिलीन के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला, ये बेंजीन रिंग की ओर यूज हो जाता है ड्यू टू दी रेजोनेंस। तो ये बाहर किसी पर अटैक करने के लिए इसकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सो एनिलीन इज ए वीकर बेस बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन is in resonance or in the conjugation with the benzene ring। तो वो बेंजीन रिंग की तरफ यूज हो जाता है, इसलिए वो बाहर किसी और कंपाउंड के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। दिस इज द मेन रीजन कि एनिलीन या जितने भी एरोमेटिक अमाइंस हैं वो एलिफेटिक अमाइन से वीक बेस होते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम दैट इज एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेसिस देन अमोनिया। कि अगर हम सिंपल अमोनिया की बात करें NH3, उससे सभी एलिफेटिक अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं क्योंकि इनमें NH2 के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है और अल्काइल ग्रुप का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन n की ओर रिलीज करते हैं, जिसके कारण के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस, इसलिए वो अपना लोन पेयर का अटैक होना वहाँ पर मोर अवेलेबिलिटी हो जाती है, जिसके कारण के उनका जो है वो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ सिंपल अमोनिया से इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू दी अल्काइल ग्रुप और उसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके लिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं आंसर, एक बार आप लोग सुनकर अंडरस्टैंड कर लें, बाद में आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके बाद है प्रॉब्लम दैट इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल के आउट ऑफ ब्यूटेन 1 ओल एंड ब्यूटेन 1 अमाइन, एक है अल्कोहल एक है अमाइन, विच विल बी मोर सोलुबल इन वाटर। अब देखिए अल्कोहल्स आर मोर सोलुबल देन अमाइंस इन वाटर बिकॉज के जो अल्कोहल्स में OH ग्रुप होता है दैट इज मोर पोलर, उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा देन दी अमाइंस। ठीक है, तो इसी के ही कारण क्या होगा कि उनकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो वो ज़्यादा सोलुबल हो जाएंगे अल्कोहल्स, क्योंकि अल्कोहल्स में ऑक्सीजन एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज़्यादा होती है देन दी नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर है अभी, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद है सिक्स्थ प्रॉब्लम इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि असाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द pyridine। अगर हमने एनिलीन की असाइलेशन करनी है तो हमें उसके बीच क्या ऐड करनी पड़ती है, दैट इज द pyridine। असाइलेशन मतलब हमने CH3CO ग्रुप उसके साथ जोड़ना है विद द एनिलीन, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा NH के साथ CH3CO, तो यहाँ पर बन जाएगा अस्टेनोलाइट और साथ में HCl बनता है। अब ये अगर HCl को रिमूव ना यहाँ से किया गया तो रिएक्शन बैक हो सकती है, तो HCl को रिमूव करने के लिए हम इसमें बेस ऐड करते हैं दैट इज द pyridine, तो वो HCl को अपने साथ जोड़कर वहाँ पर इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट कर देता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन ही ज़्यादा होती है फिर। ठीक है, क्लियर है अभी। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन क्या है कि ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल पैथेलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल पैथेलिमाइड सिंथेसिस के साथ ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस बना सकते हैं, एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गैब्रियल पैथेलिमाइड सिंथेसिस होती कैसे, उसमें क्या होता है। तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं यहाँ पर पैथेलिमाइड, उसमें हम एक बेस ऐड कर कर उसका सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो N पर चार्ज आ गया नेगेटिव, उसके साथ यहाँ पर जुड़ गया K पॉजिटिव। अब ये जो है ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक करेगा ऑन दी अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड का अल्काइल ग्रुप अपने साथ वो जोड़ लेगा R, इसकी बाद में हम यहाँ पर करेंगे दैट इज दी हाइड्रोलाइसिस, तो ये ब्रेक होकर अमाइन बना देगा। अब ये जो स्टेप है दिस इज दी मेन स्टेप के जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है इस N का अपॉन दी R, तो अगर हमें यहाँ पर बनाने हैं एरोमेटिक अमाइंस तो हमें RX अल्काइल हलाइड की जगह पर कोई क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन जैसा कंपाउंड यूज करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको अलग बनाकर देखें तो इस न्यूक्लियोफाइल का ब्रोमोबेंजीन पर अटैक होना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो एरोमेटिक हलाइड्स होते हैं उनमें पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होने की वजह से उनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और उनमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती नहीं सब्स्टिट्यूशन वाली, तो सब्स्टिट्यूशन होनी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसीलिए इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और बेंजीन को अपने साथ जोड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। तो अगर आप लोग सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, आप लोग सिर्फ इतना बता सकते हैं कि अराइल हलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द साल्ट फॉर्म्ड बाय द पैथेलिमाइड। ये जो साल्ट बना है इसके साथ जो यहाँ पर अराइल हलाइड्स हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकती, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसके साथ जो यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन यानी कि एनिलीन बना सके। ठीक है, क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है आल्दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन yet aniline on the nitration gives a good yield of the meta nitroaniline। अब देखिए NH2 ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट फिर भी अगर हम इसकी यानी कि एनिलीन के साथ NO2 जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें मेटा प्रोडक्ट की भी अच्छी यील्ड मिल जाती है। रीज़न क्या है
कि जब हमें इसके साथ NO2 ग्रुप जोड़ना होता है तो हमें एसिडिक मीडियम यूज़ करना पड़ता है, यानी कि HNO3 वगैरह एसिड ऐड करने पड़ते हैं, H2SO4 वगैरह। तो एसिडिक मीडियम में एनिलीन बेसिक है तो वो H पॉजिटिव को अपने साथ जोड़कर एनिलीनियम आयन बना लेती है। अब इस केस में तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग से विदड्रॉ करता है, बाहर को खींच लेता है। तो फिर जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मेटा पोजीशन पर ज़्यादा बन जाती है और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो मेन इसका रीज़न क्या है कि एसिडिक मीडियम में क्या बन जाता है, एनिलीनियम आयन विच इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो कि मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल आने वाला मेटा पर ही जुड़ेगा, यानी कि इस पोजीशन पर जुड़ेगा मेटा पर। ठीक है, क्लियर है। तो छोटे छोटे आंसर हैं इनके, बस आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद है कि वाई CH3 2 टाइम्स विद NH यानी कि सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन दी थर्ड डिग्री अमाइन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में सेकेंडरी अमाइंस जो हैं वो थर्ड और वन दोनों से ही ज़्यादा बेसिक होते हैं। रीज़न क्या है उसका, अब देखिए एक्वस सोल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ दो फैक्टर्स पर मेनली डिपेंड करती है, एक तो स्टेरिक फैक्टर और दूसरा सोल्वेशन ऑफ द आयंस। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन है, दिस इज दी सेकेंडरी अमाइन, ये एक्वा सोल्यूशन में H पॉजिटिव अपने साथ जोड़कर अपना एक अमोनियम आयन बना लेता है। अब ये अमोनियम आयन के हाइड्रोजन जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन होना। तो यहाँ पर हाइड्रेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन की हाइड्रेशन हो जाती है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन होगी, मतलब कि सेकेंडरी के पास दो हाइड्रोजन है, उसका जो अमोनियम आयन है, अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड डिग्री के पास एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए उसकी हाइड्रेशन यहाँ पर लो रहती है, सेकेंडरी की ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाती है। ज़्यादा हाइड्रेशन होने की वजह से ही उसका ये जो उसका ये जो अमोनियम आयन बना है, यानी कि उसने जो अपना बेसिक बिहेवियर दिखाया है H पॉजिटिव को अपने साथ जोड़कर, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो इसीलिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। बट सेकेंडरी में थोड़ा सा इसके अलावा जो हमारा थर्ड डिग्री है उसमें यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिसके कारण के यहाँ पर हाइड्रेशन जो एनर्जी है वो उसकी डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए थर्ड डिग्री वीक बेस है, सेकेंडरी मोर बेसिक है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। आगे है कि अमोनोलाइसिस ऑफ द अल्काइल हलाइड, के अल्काइल हलाइड्स की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी इज नॉट गुड मेथड टू प्रिपेयर द प्योर प्राइमरी माइंस। अगर हमने प्योर प्राइमरी माइंस बनाने हो तो अमोनोलाइसिस हमारे लिए अच्छा मेथड नहीं है। क्यों नहीं है, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये होती है रिएक्शन, अल्काइल हलाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म द प्राइमरी माइन, देन प्राइमरी माइन फर्दर रिएक्ट्स विद द अल्काइल हलाइड to form the secondary, then it further acts to form the third degree, and in the last it also reacts with the one more molecule of the alkyl halide to give the quaternary ammonium salt। तो मतलब सब कुछ बन जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड डिग्री एंड दी एक सॉल्ट बन जाता है। तो ये हमें एक मिक्सचर बनाकर देता है इन सभी कंपाउंड्स का। तो हमें तो प्योर प्राइमरी अमाइंस चाहिए थे, और इन मिक्सचर में से इन सभी अमाइंस की सेपरेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, देयरफॉर ये मेथड हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है अभी, तो सिंपल सी बात है। तो ध्यान से सुनिए, रीड कीजिए, अगर कोई डाउट है तो वो आप लोग पूछिए, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं 11th प्रॉब्लम पर। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज द हिंसबर्ग रीजेंट। इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, आल्सो कॉल्ड द हिंसबर्ग रीजेंट। Primary mines yield the product soluble in alkali, whereas the secondary mine yields the product insoluble in the alkali। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, दिस इज दी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रेक्ट्स विद दी प्राइमरी माइन। ठीक है, प्राइमरी माइन के साथ वो रेक्ट करेगा, तो उसका एक हाइड्रोजन और इसका Cl रिप्लेस कर कर इसके साथ वो डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर एसिडिक होती है, मतलब इसको अगर आप लोग डिजोल्व करेंगे किसी बेस में तो ये हो जाएगा, बिकॉज इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर है अभी, तो क्या बनता है, इससे बनता है एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड।
तो अगर हम बात करें इसकी जगह पर सेकेंडरी माइन यूज़ करते हैं, उसके पास तो एक ही हाइड्रोजन होती है, वो भी यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। तो इस चीज़ में कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो इसलिए वो किसी अल्कली में इनसोल्युबल रहेगा, क्योंकि उसके पास नो एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप लोगों को ये रिएक्शंस बनाकर उनकी स्ट्रक्चर शो साथ में ही करनी होगी, तो वहाँ से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है भी, क्लियर है यहाँ तक? तो आगे चलते हैं। मिथाइल अमाइन इन वाटर, मिथाइल अमाइन इन वाटर reacts with the ferric chloride to precipitate hydrated ferric oxide, उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं फेरिक ऑक्साइड के। ऐसा क्यों होता है हमें बताना है। अब देखिए, मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन द वाटर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप which is attached to the NH2। तो वो वाटर में से H पॉजिटिव अपने साथ जोड़ लेता है और अपना तो आयन बना लेता है, बट वाटर का हाइड्रोक्सल आयन रिलीज करवा देता है। ये हाइड्रोक्सल आयन फेरिक क्लोराइड में से Fe3 पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट होता है, तो वहां से वो फेरिक ऑक्साइड के एक हाइड्रेटेड प्रेसिपिटेट्स बना देता है। तो आपको यही दोनों रिएक्शंस वहां पर सिंपली एक्सप्लेन करनी है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन, डाइजोनियम साल्ट ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस। अब देखिए, डाइजोनियम साल्ट में क्या जुड़ा होता था, N2 पॉजिटिव विद Cl नेगेटिव, इसके साथ जुड़ी होती थी बेंजीन रिंग। यही था डाइजोनियम साल्ट, आप लोगों ने पहले भी बनाया हुआ है बहुत बार। तो जब बेंजीन के साथ N2 पॉजिटिव है, या फिर एलिफेटिक के साथ अगर हो, यानी कि अगर R के साथ N2 पॉजिटिव हो, तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये अगर हो R, तो क्योंकि अल्काइल ग्रुप है उसमें कोई रेजोनेंस बिल्कुल नहीं शो होगी, बट बेंजीन वाले में रेजोनेंस होगी, जो कि रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज हो जाता है। ये हमने बनाई हुई है, जो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव की हमने रेजोनेंस बनाई है, तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर डिस्पर्सल हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू द रेजोनेंस देयर इज ए डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग, देयरफॉर इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ऑफ द डाइजोनियम आयन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रेजोनेंस बनाकर जरूर देखनी है। रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ यूज करना है, और रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं आएगा, इसको हटा देना। ठीक है, दिस इज नॉट देयर। तो ऐसे ये आगे की आगे फिर बाद में पॉजिटिव चार्ज सभी पोजीशंस पर ऐसे यूज होगा, तो ये आप लोगों ने शो करना है। ठीक है अभी, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि एन इथाइल इसके बाद है कि एन इथाइल इथेन अमाइन बॉयल्स एट दिस टेम्परेचर बट ब्यूटेन अमाइन बॉयल्स एट दिस टेम्परेचर। मतलब ब्यूटेन अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट हायर है देन दी एन इथाइल इथेन अमाइन। अब देखिए, एन इथाइल इथेन अमाइन ये वाला है, दिस इज द सेकेंडरी अमाइन, और दी ब्यूटेन अमाइन ये वाला है, दिस इज द प्राइमरी अमाइन। अब देखिए, प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन है, तो वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सेकेंडरी में ओनली 1 हाइड्रोजन है, तो वो इतने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। प्राइमरी में ज़्यादा हाइड्रोजन होने के कारण उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, जिसके कारण के उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन दी सेकेंडरी माइन। तो सिंपल सा रीज़न है, ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दी प्राइमरी माइंस, उसी के कारण ही उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हायर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में प्राइमरी का सबसे हायर, फिर आएगा सेकेंडरी का, और फिर आएगा थर्ड डिग्री का। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा अमाइंस के केस में। क्लियर है? तो एक ये जो आखिरी प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने खुद रीड कर कर इसका आंसर बनाना है। बिल्कुल ऊपर जैसी प्रॉब्लम है जैसे हमने अभी रीड की है 14th। तो सबसे पहली हमारे पास है प्रॉब्लम के अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अब क्या बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात चल रही है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट्स को हमने अरेंज करना है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनमाइन एंड ब्यूटेन। अब देखिए क्या होगा कि सबसे पहले ब्यूटेन एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है, और सिंपल हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो रहेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वीक वैंडरवाल अट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, फिर आगे अमाइंस और अल्कोहल्स। अमाइंस और अल्कोहल्स में से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर रहेगा, क्योंकि अल्कोहल में जुड़ा होता है OH ग्रुप और अमाइंस में जुड़ा होता है NH2 ग्रुप। ठीक है, अब OH ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हायर होने के कारण वो मोर पोलर बॉन्ड बना देगा,
जिसके कारण के वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब सिंपल सा आंसर है कि अल्कोहल्स फॉर्म दी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स देन दी अमाइंस बिकॉज ऑफ दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दी ऑक्सीजन एटम। तो ये इसका ऑर्डर बन जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनमाइन, देन ब्यूटेन। ठीक है, तो सिंपल है। ओके अभी तो आगे चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। दैट इज यहां पर अब है हमारे पास इथेनॉइक एसिड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है फिर से इथेनॉइक एसिड, इथेनमाइन एंड इथेनॉल। ठीक है, अब देखिए इथेनॉइक एसिड आएगा सबसे आगे। ठीक है, इथेनॉइक एसिड सबसे आगे, फिर आएगी अल्कोहल, फिर आएगा इथेनमाइन। अब इसका रीजन, अब देखिए अमाइन और अल्कोहल तो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हायर होने के कारण अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से हायर होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनमें मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं देन अल्कोहल, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम जुड़े हैं। इसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी हायर हो जाएगा क्योंकि इनमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देयर आर more hydrogen bonds in the carboxylic acids than the alcohols, therefore its boiling point is higher than the alcohol। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप लोगों ने ऑर्डर्स को याद रखना है। तो आगे फिर से है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारे पास है प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अमाइंस। ठीक है, तो अब हमें अमाइंस को बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज करना है, यहाँ पर अरेंज करना है। सो दिस इज द सेकेंडरी माइन, थर्ड डिग्री माइन एंड द प्राइमरी माइन। अब इसमें सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब इसके पास दो हाइड्रोजन एटम है प्राइमरी के पास, थर्ड डिग्री के पास तो एक भी हाइड्रोजन है नहीं, और सेकेंडरी के पास ओनली वन हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर रहेगा। सो देयरफॉर प्राइमरी के पास दो हाइड्रोजन है तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद आएगा सेकेंडरी, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर थर्ड डिग्री। तो थर्ड डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो और प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर। ठीक है, तो रीज़न क्या है? ड्यू टू दी मोर हाइड्रोजन एटम्स दे फॉर्म दी मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। इसके बाद फिर से ऐसी ही सेम प्रॉब्लम है, अरेंज द फॉलोइंग इन दी ऑर्डर्स ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स। सबसे पहले यहाँ पर एक थर्ड डिग्री माइन, फिर अल्कोहल, फिर है प्राइमरी माइन। अब देखिए थर्ड डिग्री का तो प्राइमरी माइन से लो होगा, तो इसलिए हमने सबसे पहले रख दिया यहाँ पर थर्ड डिग्री माइन, फिर हमने रख दिया प्राइमरी माइन, और अल्कोहल्स का तो माइन से हायर होता ही है, फिर हमने अल्कोहल रख दी। तो ऐसे अगर आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ईजिली सोल्व हो सकती है आपसे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब है तो अब है यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सोलुबिलिटी इन वाटर। अब देखिए सोलुबिलिटी का भी सेम कॉन्सेप्ट है। वाटर में वो चीज़ डिजोल्व होती है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, तो सोलुबिलिटी में भी हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर है सबसे पहले सेकेंडरी माइन, ठीक है, फिर है यहाँ पर प्राइमरी माइन, और फिर है यहाँ पर एनिलीन यानी कि एरोमेटिक अमाइन। अब देखिए एरोमेटिक अमाइन की सोलुबिलिटी जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं उनसे लो रहती है, तो सबसे लो हो गया एनिलीन, दिस इज दी एनिलीन। तो एनिलीन क्यों होती है? एक तो जो वहां पर एनिलीन के ऊपर एन एटम जुड़ा होता है, नाइट्रोजन एटम होता है, उसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के कारण रिंग में यूज हो जाते हैं, तो वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आल्सो एनिलीन में एक बहुत ही बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो एनिलीन के अगर आप लोग स्ट्रक्चर में आपको बनाकर दिखाऊं, सो दिस इज दी एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन का ये जो बेंजीन रिंग वाला पार्ट है, दिस इज दी हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसीलिए उसकी सोलबिलिटी सबसे लो रहती है। फिर आगे आ जाएगा सेकेंडरी माइन और सबसे ज़्यादा प्राइमरी माइन, क्योंकि प्राइमरी माइन के पास दो हाइड्रोजन एटम है तो वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए उसकी सोलबिलिटी भी ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है अभी? ओके, तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक आपके लिए अनसोल्व प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है। इसका आंसर आप लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है। प्लीज़ सभी ने इसका आंसर ज़रूर बताना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। क्लियर है?
तो आगे आ जाते हैं ऑर्डर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स हम अब यहाँ पर देखते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स इन एक्वस सोल्यूशन, ये बात का ध्यान रखना कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एक्वस सोल्यूशन में पूछा गया है या फिर विदाउट एक्वस सोल्यूशन यानी कि गैस फेस में पूछा गया है। तो एक्वस सोल्यूशन में ये है हमारे पास थर्ड डिग्री माइन, सेकेंडरी माइन और प्राइमरी माइन। ठीक है, अब देखिए एक्वस में वैसे तो आप लोग याद रख लीजिए, अगर आपको सिंपली अरेंज करना आता है तो आप लोगों ने याद रख लेना है कि अगर जुड़े हो मिथाइल अमाइन यानी कि सभी ग्रुप हो मीथेन वाले CH3 CH3 CH3, तो ऑर्डर क्या रहेगा एक्वस सोल्यूशन में 2 1 3। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है इसका 2 1 3, यानी कि सेकेंडरी आएगा सबसे आगे। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर प्राइमरी और फिर आएगा यहाँ पर थर्ड डिग्री। रीज़न क्या होता है कि एक्वा सोल्यूशन में दो इफेक्ट्स हमारे यूज होते हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट के साथ क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा कि जो थर्ड डिग्री है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहे, 2 डिग्री उससे कम और प्राइमरी उससे कम। फिर एक होता है यहाँ पर सोल्वेशन ऑफ आयंस, कि जब हम एक्वस स्टेट में अमाइंस को ऐड करते हैं तो वो वहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर कर अपना एक पॉजिटिव आयन बना लेते हैं और वो पॉजिटिव आयन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसको बोलते हैं सोल्वेशन। अब सोल्वेशन तो सबसे ज़्यादा होगी प्राइमरी की, फिर होगी सेकेंडरी की, फिर होगी थर्ड डिग्री की, क्योंकि प्राइमरी के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। अब इन दोनों ऑर्डर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें ओवरऑल ये वाला ऑर्डर मिल जाता है कि 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग, प्राइमरी उससे कम और थर्ड डिग्री सबसे कम। ठीक है, अगर मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं CH3 वाले ही हैं ओनली, अगर इथाइल हो गए तो ये बन जाएगा 2 3 1, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, क्लियर है। रीज़न आप लोग रीड भी कर सकते हैं, सुन भी रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। अब है हमारे पास यहाँ पर एनिलीन, देन देयर इज ए पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड द पैरा टोलुडाइन। अब देखिए एनिलीन तो ये रहा, एनिलीन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाए, ठीक है, अगर एनिलीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाए तो वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग आ जाए ग्रुप जैसे NO2, वो बन जाएगा वीक बेस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा पैरा टोलुडाइन, फिर एनिलीन और फिर पैरा नाइट्रो एनिलीन सबसे वीक बेस रहेगा, बिकॉज NO2 इज इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। NO2 ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट किए हैं बट CH3 ने रिलीज किए हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा उसे। क्लियर है, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, सिंपल से आंसर है इनके। तो आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर से वही आ गया। अब क्या है, अब है यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन, दिस इज द एनिलीन एंड दिस इज द प्राइमरी अमाइन एंड दिस इज द सिंपल अमोनिया। अब देखिए सबसे पहले एनिलीन इज द वीकर बेस देन ऑल द एलिफेटिक अमाइंस। तो एलिफेटिक अमाइन से वीक बेस होता है एनिलीन ड्यू टू दी रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस के कारण क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द n एटम जो है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में यूज़ हो जाता है, इसलिए वो बाहर डोनेट होना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए वो वीक बेस बन जाता है। फिर आएगा अमोनिया और फिर मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बाद आएगा प्राइमरी। तो एक्वा सोल्यूशन में क्या ऑर्डर रहेगा 2 3 1। ठीक है, अगर मीथेन अमाइंस हो तो आएगा 2 1 3। यहाँ पर ईथेन ग्रुप जुड़ा है, C2H5 ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पर आएगा 2 3 1। ऊपर मैंने आपको बताया था 2 1 3, वो था अगर CH3 ग्रुप जुड़े हों। तो दोनों ही केसेस में सेकेंडरी तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, थर्ड डिग्री और प्राइमरी में से सिर्फ थर्ड और प्राइमरी में ही चेंज आएगा। अगर गैस फेस में आपसे पूछा जाए, एक्वस में ना पूछा जाए, तो ऑर्डर क्या रहेगा 3 2 1। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया था इन दी एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है अभी। ये चाहे एक्वस में हो चाहे हो यहाँ पर गैस फेस में, दोनों में ही सेकेंडरी तो प्राइमरी से स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, तो हमने सेकेंडरी और प्राइमरी का ही यहाँ पर ओनली कंपैरिजन किया है। ठीक है, क्लियर है अभी। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है मीथेन अमाइन NN डाई मिथाइल मीथेनमाइन एंड N मिथाइल मीथेनमाइन। आपको ऐसे भी बता सकते हैं, मतलब फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताया नहीं गया, उनके IUPAC नेम दिए गए हैं। IUPAC नेम से आप लोगों ने उनकी स्ट्रक्चर्स बना लेनी है।
तो ये है हमारे पास सेकेंडरी माइन, ये है प्राइमरी, ये है थर्ड डिग्री। तो इन सभी के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं और एक्वस सोल्यूशन है, तो एक्वस में मिथाइल वाले का क्या ऑर्डर था, 213 213। तो 213 के अकॉर्डिंग आप इन्हें अरेंज कर दें तो सिंपल है, ठीक है। बार बार सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होकर स्टेटमेंट बना देते हैं, तो आप लोगों ने एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कुछ भी यहाँ पर डिफिकल्ट है नहीं। क्लियर है भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पी के बी वैल्यू। अब क्या है, पी के बी वैल्यू है। अब ये क्या होती है पी के बी वैल्यू? पी के बी वैल्यू का मतलब होता है, के बी क्या होता है, दैट इज द डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस, ठीक है। और पी के बी क्या होती है, माइनस लॉग के बी। मतलब जैसे हम सोल्व करते हैं ना पीएच की वैल्यू, वैसे ही पी के बी वैल्यू होता है माइनस लॉग ऑफ के बी। इसका आप लोगों ने क्या याद रखना है कि पी के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना वीक बेस होगा, ऑपोजिट है, ठीक है। वीक बेस मोर पी के बी, स्ट्रॉन्ग बेस पी के बी की वैल्यू लो रहेगी, ठीक है। तो मतलब अगर आपको यहाँ पर क्या गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पी के बी, मतलब हमें क्या अरेंज करना है, अनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, ऑपोजिट करना है, ठीक है। अब देखिए यही सेम हमें ऊपर भी पूछे गए थे। अब अगर हम इनको बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये रहेगा, बट इसकी पी के बी वैल्यू सबसे छोटी रहेगी, तो इसकी पी के बी वैल्यू सबसे छोटी है, फिर एनिलीन की और फिर आएगी इसकी, ठीक है। तो ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पी के बी वैल्यू है, ठीक है। अगर हम इसको बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ठीक है। फिर ये आएगा और फिर सबसे वीक ये बेस रहेगा। तो मतलब आप लोगों ने ये बात का ध्यान रखना है कि पी के बी वैल्यू बोला है कि बेसिक स्ट्रेंथ बोला है, दोनों में ओपोजिट काम करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। अगर यही हमें बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा होता तो हम ये साइन यहाँ पर ऐसे यूज़ कर लेते, ठीक है। तो ये बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सेम ही यहाँ पर भी हमें पी के बी वैल्यू के बारे में पूछा गया इन दी गैसियस स्टेट। ये है प्राइमरी माइन, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री। अब देखिए अगर इनकी बेसिक स्ट्रेंथ पूछते गैस फेस में तो क्या होती है, 3:1। तो हमें पूछी है पी के बी वैल्यू, तो हम ओपोजिट कर देंगे, तो पहले 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। क्योंकि गैस फेस में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करता है, सोल्वेशन वगैरह होती नहीं, तो यहाँ पर सिंपल आ जाता है। थर्ड डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी कि उसकी पी के बी वैल्यू सबसे छोटी रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद आएगा सेकेंडरी, उसके बाद आएगा प्राइमरी। क्लियर है अभी, ठीक है। तो ये प्लीज़ अपनी नोटबुक पर साथ में ही सोल्विंग करें। आपके लिए मैंने सभी प्रॉब्लम्स एक जगह पर ज्वाइन कर दी हैं, तो आप लोगों ने सोल्विंग करनी है तो ही आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम है, तो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर यहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये पूरी सीरीज़ में डिफरेंट पार्ट्स में वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग डेली टू डेली अपना काम साथ साथ में ही करते रहें, ठीक है। तो इसके बाद है कि अरेंज द फॉलोइंग इन दी अनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पी के बी वैल्यू। फिर से पी के बी वैल्यू आ गया, तो अभी है यहाँ पर एनिलीन, प्राइमरी माइन, सेकेंडरी माइन। अब देखिए सेकेंडरी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि उसकी पी के बी वैल्यू सबसे छोटी होगी। फिर आएगा प्राइमरी और फिर सबसे वीक होगी एनिलीन, उसकी पी के बी वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो मोर पी के बी वीकर इज द पीस, ठीक है। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन है दैट इज फिनोल टू एन फिनाइल ईथेन अमाइड। तो जब भी कभी आपको एग्ज़ाम में कन्वर्जन रिएक्शंस आए तो उसका सिंपल सा रूल क्या है कि आपने सबसे पहले दोनों चीज़ों के फार्मूलाज को बना लेना है। जैसे कि फिनोल है तो फिनोल का पहले फॉर्मूला बना लें, देन एन फिनाइल ईथेन अमाइड, तो एन पर जुड़ा है फिनाइल ग्रुप और ईथेन अमाइड यानी कि 2 कार्बन वाली चेन है। तो हमने ये फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। नाउ हमने इसको चेंज करना है एन फिनाइल ईथेनमाइड में। तो सबसे पहले हम फिनोल में ऐड करेंगे जिंक डस्ट, जो कि इसे सिंपल बेंजीन में चेंज कर देगी, ठीक है। तो ये सभी रिएक्शंस आप लोगों ने ऑलरेडी जो आपके पिछली टर्म के चैप्टर्स भी हैं उनमें भी ज़रूर रीड की होंगी। देन हम इसमें ऐड कर देंगे HNO3 एंड H2SO4, जो कि बेंजीन में NO2 ग्रुप को ज्वाइन करवा देगा। तो NO2 जुड़कर ये बन गया आपके पास नाइट्रोबेंजीन।
तो फिर इसमें ऐड करेंगे NaNO2HCl। ये क्या होती है रिएक्शन, ये क्या करेगी, ये इसको एनिलीन बना देगी। ठीक है, तो NO2 को चेंज कर कर NH2 यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि हमें इसकी रिडक्शन करनी है। आप लोग कोई भी और रिडक्शन के लिए रिएजेंट यूज यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो एनिलीन बन गई। अब एनिलीन से हमें क्या बनाना है, एन फिनाइल ईथेन अमाइड। तो हमें जस्ट इसके साथ CH3CO ग्रुप जोड़ना है, जिसके लिए हमें एनिलीन की असाइलेशन करनी होगी विद CH3COCl। तो यहाँ से हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो सिंपल बात यह है कि आपको सभी रिएक्शंस याद होनी चाहिए, फिर ही आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपने सभी रिएक्शंस इस चैप्टर की याद की हुई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ पहले उनको याद कीजिए। उसके लिए मैंने अमाइंस के पूरे चैप्टर की वीडियो बनाई है, उसमें आपको सभी रिएक्शंस मिल जाएंगी। पहले उनको याद कीजिए, फिर आपको ये सभी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड होगी। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है क्लोरोइथेन टू मीथेन अमाइन। क्लोरोइथेन यानी कि C2H5Cl यानी कि 2 कार्बन वाली चेन के साथ जुड़ा है क्लोरीन। हमें बनाना क्या है, मीथेन अमाइन, यानी कि एक C एटम वाली चेन के साथ NH2 जुड़ा है, मीथेन अमाइन हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले तो हमें चेन का साइज भी छोटा करना है, एक कार्बन रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो कि CO ग्रुप को रिमूव करती है। तो अब हमें यहाँ से आइडिया हो गया कि हमें क्लोरोइथेन को पहले यहाँ पर अमाइड में चेंज करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ईथेन अमाइड बना लें। अमाइड से तो CO रिमूव हो सकती है, CO रिमूव कर कर हमारा मीथेन अमाइन बन जाएगा। अब इसको अमाइड में चेंज करने के लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले अल्कोहल में एक्वस NaOH ऐड किया तो अल्कोहल बना ली। अल्कोहल की हमने करनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया, KMnO4। अल्कोहल्स की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन की जाएगी तो वो बन जाएंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पर बन गया इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड से हमें बनाना है अमाइड। एसिड से अमाइड बनाने के लिए सिंपली अमोनिया ऐड कर कर उसे हीट कर दें तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे अमाइड। अमाइड में आप लोगों ने ब्रोमीन एंड KOH यानी कि होफमैन्स ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को अप्लाई करना है। वो यहाँ से CO को रिमूव कर लेगा और आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है अभी? तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको सभी रिएक्शंस इस चैप्टर की याद हैं तो आपको ये बिल्कुल सिंपल सा काम होगा आपके लिए, तो आप इजीली इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड में है कि प्रोपेन नाइट्राइल। तो सबसे पहले ये इसका IUPAC नेम है। प्रोपेन मतलब टोटल है 3 कार्बन और यहाँ पर क्या ग्रुप जुड़ा है, नाइट्राइल यानी कि CN ग्रुप जुड़ा है। तो ये इसका फार्मूला बन गया। ठीक है, इसको चेंज करना है इथेनॉल। इथेनॉल यानी कि अल्कोहल में, यानी कि 2 कार्बन वाली अल्कोहल, सॉरी यहाँ पर आएगा इथेनॉल आएगा। तो एल्डिहाइड में हमें चेंज करना है इथेनॉल में। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम इसकी करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। तो इसकी हाइड्रोलाइसिस होकर ये क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो जब CN ग्रुप जुड़ा होता है उसकी अगर हम करवाते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस तो अमाइड बनते हैं। अगर हम उसकी करवा देते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें फिर से आप लोगों ने होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन अप्लाई किया तो ये यहाँ से CO हटा दिया तो हमें अमाइन मिल गया। अब अमाइन को हम चेंज कर सकते हैं अल्कोहल में। ठीक है, HNO2 ऐड कर कर HNO2 यानी कि जो हम डाइजोनियम साल्ट बनाने के वक्त यूज़ करते हैं NaNO2HCl, वही रिएक्शन है ये। ठीक है, तो इसकी हम करेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन विद द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, दैट इज द पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लेते तो यहाँ पर एसिड बन जाता, पर हमें वीक ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर एजेंट यूज़ कर कर इसको सिर्फ एल्डिहाइड तक ही बनाना है। ठीक है, क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ इज वेरी वेरी सिंपल वन। हमें चेंज करना है एनिलीन दिस वन टू फ्लोरोबेंजीन दिस वन। तो एनिलीन से सबसे पहले बनाए डाइजोनियम साल्ट बाय यूजिंग दी NaNO2 प्लस HCl यानी कि HNO2 ऐड कर दिया तो ये बन गया आपके पास डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, HbF4। तो ये रिएक्शन आपकी जो यहाँ पर हेलो अल्केन हेलो अरीन वाले चैप्टर में होती थी तो वहाँ से आप लोगों को ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे सभी रिएक्शंस वही हैं जो आप लोगों ने पहले याद की हैं
उनको ही अच्छे से रिवाइज कर लें, उन्हीं को ही यहाँ पर यूज़ कर कर उनको ही जोड़ कर हमारा ये पूरा काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिफ्थ वन, दैट इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल वन के बेंजामाइड। तो यहाँ पर सिंपली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेंजामाइड मतलब बेंजीन के ऊपर अमाइड ग्रुप जोड़ दें इनटू बेंजाइल अमाइन। तो बेंजाइल अमाइन यहाँ पर क्या होगा, O की जगह पर CH2NH2 होता है। बेंजाइल ग्रुप ये होता है, बेंजीन के साथ जुड़ा होता है CH2। तो इसको चेंज करने के लिए हमें जस्ट इसकी रिडक्शन करनी है ताकि ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन आ जाए। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन हमने इसकी की है। रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लिया स्ट्रॉन्ग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उसने यहाँ से बना देना है बेंजाइल अमाइन। ठीक है, अगर हम इसी में यूज़ कर लेते हमारा Br2KOH यानी कि होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो यहाँ से हमें एनिलीन मिल जाती। ठीक है, क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है इथेन अमाइन टू NN डाई इथेन अमाइन। तो हमने इथेन अमाइन यानी कि प्राइमरी अमाइन से बनाना है थर्ड डिग्री अमाइन। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी या थर्ड डिग्री अमाइन बनाना हो तो हमें उनकी अल्काइलेशन करनी पड़ती है। अल्काइलेशन के लिए हमें अल्काइल हलाइड्स ऐड करने पड़ते हैं। तो हमने C2H5Cl ऐड किया यानी कि क्लोरोइथेन, तो वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को प्लेस कर कर यहाँ पर R ग्रुप ज्वाइन कर देगा। ठीक है, फिर से एक मोलिक्यूल उसका और ऐड कर दें क्लोरोइथेन का, तो वो ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव कर कर अल्काइल ग्रुप जोड़ देगा। तो ऐसे आपको थर्ड डिग्री जो है वो यहाँ पर अमाइंस मिल जाएंगे। प्राइमरी से थर्ड बनाने के लिए उनमें आप लोगों ने अल्काइल हलाइड्स को ऐड कर देना है। क्लियर है अभी। इसके बाद है सेवंथ, इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन अमाइन। ठीक है, इथेनोइक एसिड यानी कि 2 कार्बन वाला और मीथेन अमाइन यानी कि ओनली 1 कार्बन वाला। तो ये मैंने आपको अभी अभी ऐसी हमने सेम की है कि पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम यहाँ से डायरेक्ट भी वैसे तो आ सकते थे, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। इथेनोइक एसिड से आप लोग अमाइड बना लें, अमोनिया ऐड कर कर उसे हीट कर दें, चाहे इसके साथ पहले OH की जगह पर Cl लगाएं और बाद में अमोनिया ऐड करें, दोनों सेम है। तो हमें इथेनोइक एसिड में डायरेक्टली अमोनिया ऐड कर कर उसको हीट कर देना है, तो हमें ईथेन अमाइड मिल जाएगा। ईथेन अमाइड की ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन होगी तो वहाँ से Br2KOH ऐड कर कर ये CO रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका मीथेन। तो मतलब ये रिएक्शन बार बार आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि एनिलीन टू दी पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो मतलब हमें ब्रोमीन अटैच करना है एट दी पैरा पोजीशन। अब देखिए इशू क्या है, वैसे तो ये भी रिएक्शन हमारे लिए सिंपल है, बट यहाँ पर इशू क्या होता है कि एनिलीन की जो एक्टिविटी बहुत ही होती है, ये एक एक्टिव रिंग होती है पूरी। अगर हम इसमें डायरेक्टली ब्रोमीन ऐड करते हैं तो वो दोनों ऑर्थो पोजीशन और ये वाली जो होती है पैरा पोजीशन, सभी जगह पर ब्रोमीन अटैच होकर 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो जो एनिलीन बन जाएगा, उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। हमें ओनली ही यहाँ पर पैरा पोजीशन पर ही ब्रोमीन जोड़नी है, ऑर्थो पर नहीं जोड़नी। तो इसके लिए हमें रिंग को डीएक्टिवेट करना होगा। तो डीएक्टिवेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एनिलीन की असाइलेशन कर देनी है, एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर आप लोग CH3COCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं ताकि CH3CO ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाए। तो इसकी असाइलेशन हो गई। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, NH के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है COCH3 ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रुप अटैच हो गया है, ये वाला जो यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा कि रिंग की एक्टिविटी जो हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे ब्रोमीन, तो वो सिर्फ यहाँ पर अटैच होगा एट दी पैरा पोजीशन का मेन प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थो पर भी अटैच होगा बट ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। पैरा वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब हमें इसमें ऐड कर देना है एसिड या फिर बेस जो यहाँ से असाइल ग्रुप को हटा दे और NH को फिर से NH2 बना दे। तो ऐसे हम बना सकते हैं पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो मतलब इस रिएक्शन में आपको मेन सीखने के लिए क्या मिला है कि पहले एनिलीन की असाइलेशन करवाकर डीएक्टिवेट करें, फिर ब्रोमीन ऐड करें। ठीक है, क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमें चेंज करना है एन फिनाइल इथेन अमाइड टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। मतलब इसी रिएक्शन का ही एक पार्ट है, ये हमने पहले बनाया था एनिलीन की असाइलेशन करवाकर, उसके बाद तो सेम है, इसमें आप लोगों ने ब्रोमीन ऐड की एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, बाद में एसिड बेस ऐड किया,
ये यहाँ से हटकर इसको NH2 बना देगा। मतलब ऐसे भी बना सकते हैं, आपको स्टार्टिंग से भी पूछ सकते हैं कि एनिलीन से बनाकर दिखाइए या फिर एन फिनाइल इथेनमाइड से बनाकर दिखाइए, दोनों सेम ही रिएक्शन के पार्ट्स हैं। क्लियर है अभी? ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू दी नाइट्रोबेंजीन। तो इसमें हमने क्या करना है, डाइजोनियम क्लोराइड में पहले ऐड करें HbF4, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पर BF4 लगा देता है Cl की जगह पर, BF4 आयन लग गया। अब इसमें हमने ऐड करना है NaNO2। तो वैसे तो इसको अगर हम हीट कर देते तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाती, बट हमने इसमें ऐड कर दिया NaNO2। तो NaNO2 ऐड कर कर आप लोगों ने कॉपर की प्रेजेंस में इसे हीट करना है, तो ये इस ग्रुप की जगह पर NO2 ग्रुप यहाँ पर जोड़ देगा, तो हमें मिल जाएगी नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो रिएक्शंस तो वैसे सभी की सभी ही सिंपल सी हैं, बट आप लोगों ने को प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी होगी, एक बार सुनने से बिल्कुल नहीं कुछ होगा। इनको साथ में ही नोट डाउन करें, सोल्व करें अच्छे से, बार बार इनकी प्रैक्टिस कर कर देखें। इन इनमें तो यही हो सकता है कि कन्वर्जन रिएक्शंस आप लोग जितनी मैं आपको वीडियो में करवा रहा हूँ एटलीस्ट उतनी ज़रूर कर लें। अगर और कर सकते हैं तो NCERT एक्सेस में से कर लें। ठीक है, तो इतनी आपके लिए इनफ है, इनमें से ही आप लोगों को एग्जाम में आ जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, बेंजोइक एसिड टू दी एनिलीन, तो हमें बनाना है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। तो फिर से आप लोग सोच सकते हैं कि एनिलीन बनाना है मतलब हमें CO रिमूव करना है। CO रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसमें अमोनिया ऐड की। ठीक है, अमोनिया ने इसके साथ यहाँ पर सोल्ट बनाया, उसको हीट किया तो हमें अमाइड मिल गया। मतलब आप लोग इस स्टेप को स्किप भी किया जा सकता है, आप लोग डायरेक्टली इसको हीट करने वाला स्टेप शो कर दें तो क्या होगा कि बेंजोइक एसिड से हमें बेंजामाइड मिल जाएगा। बेंजामाइड की आप लोगों ने ब्रोमीन प्लस KOH ऐड किया, यानी कि ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन की, तो यहाँ से एनिलीन मिल जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे आपको सिंपली यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, कन्वर्जन रिएक्शन। इसके अलावा आप लोग NCERT एक्सरसाइज को ओपन करेंगे तो वहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चंस हैं ऐसे जिनमें ऐसी ही सेम रिएक्शंस आपको दी गई हैं, कन्वर्जन रिएक्शन। उन दोनों में ही टोटल 15 टू अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर भी आप लोगों को 15 ऐसी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, वो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो आपके ये सभी जो हैं वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, सभी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है आप लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास कुछ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट अमाइंस। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है डिस्टिंग्विश बिटवीन द N-methyl ethane अमाइन एंड NN डाईमिथाइल ईथेन अमाइन। तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहला है, एक है सेकेंडरी माइन और दूसरा है हमारे पास थर्ड डिग्री माइन। तो सेकेंडरी और थर्ड डिग्री आपके पास कोई भी अमाइंस आ जाएं, उनमें अगर आप लोगों ने डिस्टिंग्विश करनी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से कि जो इजी वाला ऑप्शन है वो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ दी हिंसबर्ग रीजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो इसकी रिएक्शन होगी विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। जो हमारा N-मिथाइल ईथेन अमाइन है वो एक सेकेंडरी माइन है जो कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दैट इज़ द हिंसबर्ग रीजेंट, इसके साथ रिएक्ट होकर हमें क्या बनाकर देगा, एक N-मिथाइल सल्फोन अमाइड। तो हमने यहाँ पर RR यूज़ किया है, एक जनरल रिएक्शन शो की है, आप यहाँ पर CH3 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वाइल दी NN डाईमिथाइल ईथेन अमाइन जो कि हमारा थर्ड डिग्री माइन है, इट डज नॉट रिएक्ट विद दी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो सिंपल है, सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट्स विद दी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बट थर्ड डिग्री माइन डू नॉट रिएक्ट विद इट। ठीक है, और जो सेकेंडरी माइन का यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, इट इज इनसोल्यूबल इन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मैं रिपीट करता हूँ, दिस इज इनसोल्यूबल इन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, आगे आ जाती है रिएक्शन डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनिलीन एंड ईथेन अमाइन। तो अब हमारे पास क्या है, वन इज द एरोमेटिक अमाइन एंड अदर इज द एलिफेटिक अमाइन। तो जो एरोमेटिक अमाइन यानी कि जिनमें बेंजीन के साथ डायरेक्टली N जुड़ा होता है, उनमें क्या शो हो जाता है, एजो डाई टेस्ट। ठीक है,
ये यूज़ किया जाता है। इथाइल अमाइन में ये टेस्ट होगा नहीं, बट एनिलीन में हो जाएगा। तो एनिलीन की सबसे पहले रिएक्शन होती है NaNO2 एंड डिल्यूट HCl के साथ, जिसे कि हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। तो यहाँ से बनता है डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो डाइजोनियम क्लोराइड के बाद हम डाइजोनियम क्लोराइड में ऐड कर देते हैं 2-एप्थोल। ठीक है, तो 2-एप्थोल की जगह पर आप लोग एनिलीन भी ऐड कर सकते हैं, फिनोल भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी के साथ जो यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट है वो रिएक्ट कर कर बना लेता है एक ऑरेंज रेड कलर की डाई। अगर फिनोल और एनिलीन यूज़ करेंगे उनके साथ भी किसी और रंग की डाई बन जाएगी। दीज रिएक्शंस आर नोन एज दी कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया। कोई भी एरोमेटिक वर्सेस एलिफेटिक हो तो आप लोगों ने यही यूज़ करनी है रिएक्शन, सेम टू सेम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या बचा है, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। ठीक है, तो अगर हो हमारे पास प्राइमरी अमाइन दैट इज द एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, यानी कि अब है हमारे पास प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। ठीक है, दोनों ही एरोमेटिक होंगे या फिर एलिफेटिक होंगे, अलग अलग भी हो तो भी हो सकता है। तो इसमें भी हम सेम टू सेम हिंसबर्ग यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे प्राइमरी अमाइंस की स्पेशल रिएक्शन है, दैट इज़ द कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एनिलीन या फिर कोई भी प्राइमरी अमाइन हो उसकी रिएक्शन करवाई जाती है विद द क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसको वार्म करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो यहाँ से हमें NH2 चेंज होकर बन जाएगा NC, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इसकी फोल स्मेलिंग होती है जिससे कि हमें इसकी डिटेक्शन हो जाती है। यही सेम आप इन दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी हो, प्राइमरी वर्सेस थर्ड डिग्री हो, प्राइमरी के लिए स्पेशल रिएक्शन है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरिमेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों पर ही ये अप्लाई हो जाती है। क्लियर है, तो ये आप लोगों ने टोटल यहाँ पर हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिस्टिंक्शंस, तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है प्रॉब्लम कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के बारे में। तो हमें ये सभी रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली रिएक्शन है कि रिएक्शन ऑफ द एनिलीन विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन हमें उसे करना है हीट। तो हमें ये बताना है कि क्या ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन की गई है विद द कंसंट्रेटेड H2SO4। एनिलीन एक बेस होता है, H2SO4 एसिड है, तो वो सबसे पहले अपना एक सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ से H पॉजिटिव NH2 के पास जाकर NH3 पॉजिटिव और HSO4 उसके साथ जुड़ जाएगा। इसको करेंगे हीट, तो यहाँ से SO3H जाकर नीचे जुड़ जाएगा। ठीक है, पैरा पोजीशन पर। दिस इज नोन एज द सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, तो सल्फेनिलिक एसिड में क्या होता है कि यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो ऊपर NH2 के पास चला जाता है और यहाँ पर एक डाईपोलर आयन बन जाता है विच इज़ नोन एज दी ज्विटर आयन। ठीक है, क्लियर है अभी। तो ऐसे आप लोगों ने ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। इसी का जो हमारा दूसरा पार्ट था दैट इज़ दी बेंजामाइड की रिएक्शन है Br2 एंड NaOH के साथ। उसके बाद उसकी हमें करवा ली है अस्टाइलेशन। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पर रिएक्शन बनाते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले है बेंजामाइड, दिस इज दी बेंजामाइड। इसकी रिएक्शन की ब्रोमीन एंड NaOH। ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज दी होफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये जो CO ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा और NH2 ओनली बच जाएगा, तो एनिलीन बच गई। इसमें ऐड किया हमने एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज दी एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या करता है, ये CH3CO ग्रुप को H की प्लेस पर वहाँ पर N के साथ ज्वाइन कर देता है। तो ये हो गई इसकी अस्टाइलेशन। अस्टाइलेशन के साथ इस रिंग की एक्टिविटी लो हो जाएगी, तो क्या बन गया, अस्टेनिलाइट। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर सिंपली रिएक्शंस आती हैं, अगर आपने इसकी वन शॉट वीडियो को अच्छे से सुना है तो वहाँ पर ये सभी रिएक्शंस मैंने आपको बताई हुई हैं, तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर सुन लीजिए, बाद में ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर से कुछ हमारे पास है यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन। अगर जुड़ा हो यहाँ पर CN ग्रुप, दैट इज़ दी साइनो ग्रुप, और इसकी रिडक्शन कर रहे हैं विद हाइड्रोजन एंड निकल के साथ,
कैटालाइटिक रिडक्शन, तो क्या होगा, सी के साथ भी हाइड्रोजन लगा दें, एन के साथ भी हाइड्रोजन लगा दें और ये हमारा प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है डाइजोनियम साल्ट वाला ग्रुप, ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन हो अगर हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 एंड वाटर के साथ, तो ये ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़कर ये सिंपल यहाँ पर बेंजीन वाली रिंग बना देगा, मतलब इसको रिमूव कर कर हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और N2 और HCl साथ में बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, और थर्ड है यहाँ पर है हमारे पास फिर से बेंजाइल अमाइन है। इसकी रिएक्शन, ये एक प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, बेंजाइल अमाइन। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा यहाँ पर NH2 की जगह पर NC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड वाला ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा। फोल स्मेलिंग वाली जो हमने ऊपर की थी रिएक्शन, वही सेम रिएक्शन भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आगे है। सबसे पहले की गई है इस साइनाइड ग्रुप वाले की रिडक्शन विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन से अटैच कर कर अमाइन बन जाएगा। बाद में इसकी रिएक्शन है HNO2 के साथ। अब HNO2 भी आ सकता है, HNO2 की जगह पर NaNO2 HCl भी आ सकता है, वो भी सेम रिएक्शन होती है NaNO2 HCl वाली। ठीक है, अगर एलिफेटिक अमाइंस की हो, मैंने आपको इससे पहले बताया था रीजनिंग प्रॉब्लम्स में, अगर एलिफेटिक अमाइंस की हो तो NH2 की जगह पर OH ग्रुप लग जाता है, अल्कोहल बना देता है ये। अगर एरोमेटिक की होती तो डाइजोनियम साल्ट बनता, तो एलिफेटिक का डाइजोनियम साल्ट अनस्टेबल होता है इसलिए। ठीक है, क्लियर है अभी? तो आगे है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमें A एंड B की स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर बनाकर दिखाना है। तो सबसे पहले है डाइजोनियम साल्ट, इसकी रिएक्शन करवाएंगे CuCN के साथ, तो यहाँ पर जुड़ गया CN ग्रुप। इसकी करवाएंगे यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, तो अगर सिंपली हाइड्रोलाइसिस ही बनाकर दी गई है तो आप लोगों ने कर देनी है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होकर क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर है एसिटिक एसिड, अमोनिया के साथ इसे हीट करेंगे तो OH की जगह पर NH2 जुड़कर अमाइड बन गया, दिस इज द ईथेन अमाइड। इसकी रिएक्शन है NaOBr, NaOBr का मतलब क्या है, Br2 एंड NaOH, यानी कि होफमैन ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से CO ग्रुप हट जाएगा, तो CO ग्रुप हटकर यहाँ पर सिंपल हमें अमाइन मिल जाएगा। तो बार बार वही सेम रिएक्शंस हैं, ये आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी एक अनसोल्ड फाइल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करें और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर बाद में आंसर्स को यहाँ पर आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऐसे ही ये आगे कुछ और एक्शंस हैं, अब ये आप लोगों ने खुद रीड आउट करनी है। मैं ये बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर हो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो तो आपका क्या बनेगा, CN से अगर होती इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस तो हमने COOH बना दिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर होगी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस तो इसका अमाइड बनाना है। अब अमाइड की क्या करेंगे आगे, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो यहाँ से CO को हटा दें तो अमाइन बन जाएगा। ठीक है, तो बार बार सेम रिएक्शन आ रही हैं यहाँ पर, तो ये आप लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है, तो एक ऐसे आप लोगों को IUPAC नेम पर भी रिएक्शन पूछ सकते हैं कि इसका IUPAC नेम बताएं, तो क्या होगा, तो N के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इनके पहले नाम लिखते हैं N इथाइल N मिथाइल, तो बाकी क्या बच गया, बेंजीन अमाइन। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इनके जितने भी IUPAC नेम की भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ठीक है, एक रिएक्शन अब यहाँ पर और है सिर्फ, ठीक है, ये भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले है यहाँ पर है नाइट्रोबेंजीन, इसकी रिएक्शन SnHCl, ये क्या होता है, ये इसकी रिडक्शन करता है, रिडक्शन करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसमें ऐड करेंगे ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो एनिलीन के साथ ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, सभी ऑर्थो एंड दी पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ जाता है। अगर हमें ऑर्थो और पैरा वाले मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें इसकी अस्टाइलेशन करवानी होती है, वो आप लोगों ने ऊपर ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, रिएक्शंस में इसकी रिएक्शन है बाद में NaNO2 HCl एंड लो टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, NH2 चेंज होकर यहाँ पर बना देगा डाइजोनियम साल्ट वाला ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर तो बाकी ब्रोमीन वगैरह सभी कुछ ऐसे ही रहेगा। उसकी बाद में रिएक्शन हमने HbF4 ऐड कर कर उसे हीट किया है, तो यहाँ से HbF4 की जगह से क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस में आप लोगों ने सिर्फ मेन प्रोडक्ट बनाने होते हैं,
ठीक है, पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना या क्या क्या साथ में बना उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप लोगों ने अपना मेन प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि आपको पूरी स्टेटमेंट दी गई होती है। हम स्टेटमेंट रीड करते हैं कि एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH फॉर्म्स ए कंपाउंड बी ऑफ द मोलिकुलर फॉर्मूला C6H7N। तो यहीं से आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि Br2KOH है, इसके साथ मतलब होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हो रही है। तो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन तो यूज़ की जाती है अमाइड्स के ऊपर, तो जो हमारा ए है वो क्या हो सकता है, बेंजा अमाइड हो सकता है, क्योंकि जो बाद में फॉर्म हुआ है और एक तो उसने एरोमेटिक बताया है तो बेंजामाइड के चांसेस हैं, और जो बाद में फॉर्म हुआ है वो क्या फॉर्म हुआ है, एनिलीन का ही फार्मूला है ये C6H7N। एक N है, दो हाइड्रोजन ये वाले ऐड कर देंगे तो ये C6H7N बन जाएगा। इसकी रिएक्शन है विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH एंड प्रोड्यूसेस ए फॉल स्मेलिंग कंपाउंड। ये कौन सी रिएक्शन थी फॉल स्मेलिंग कंपाउंड वाली, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो वो यहाँ पर हो जाएगा, तो NH2 का NC बन जाएगा। तो सभी के IUPAC आप लोगों ने लिखने हैं नेम, तो इसका नेम क्या होता है, आइसोसाइनोबेंजीन। ये तो एनिलीन है, ये है बेंजामाइड। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ जाती हैं, तो इसे अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला दिस वन, ठीक है, reacts with Br2 एंड वाटर, ठीक है, एंड एक्वस KOH, ठीक है, टू गिव कंपाउंड बी। तो फिर से ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन वाला ही रीजेंट है, और ये जो फार्मूला बताया गया है इसमें एक सी एटम भी ज़्यादा है। बेंजीन के पास तो 6 कार्बन होती हैं, यहाँ पर 7 कार्बन है, तो मतलब ये हमारा बेंजामाइड ही होगा, क्योंकि उसी के पास ही एक ये वाली सी ऐड कर कर 7 बन जाएंगी। तो इसकी हुई ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, कंपाउंड बी हमें फिर से एनिलीन आ गया। फिर से उसकी रिएक्शन हुई NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस में, तो उससे क्या बन जाएगा, डायज़ोनियम साल्ट। ठीक है, अब उसके बाद सी को उन्होंने हीट किया विद द अल्कोहल एंड गिव्स ए हाइड्रोकार्बन डी। अगर डाइजोनियम साल्ट को हीट करेंगे विद अल्कोहल तो वो बेंजीन बना देगा सिंपल। एंड कंपाउंड बी की जो रिएक्शन है, ये वाला बी यानी कि यहाँ पर एनिलीन की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर कर हमें मिलते हैं वाइट प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शंस आप लोगों ने यहाँ पर शो कर देनी है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये सिंपल सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में आप लोगों ने इसको थोड़ा सा साथ में रिटन में भी ज़रूर एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। इसके बाद आपके लिए कुछ MCQs हैं। तो सबसे पहला है कि दिस इज़ द अमाइड ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड Br2, क्या होगा, CO हट जाएगा तो क्या बचेगा, CH3NH2, तो C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आगे है प्रोपेन अमाइड। तो बहुत सारे बच्चों को प्रोपेन अमाइड के फार्मूला में मिस्टेक कर जाते हैं। ये होता है प्रोपेन अमाइड का फार्मूला, टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, 3, CO वाला रलाकर। तो CO यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इसकी रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन इन एक्वस NaOH, तो CO हट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, CH3CH2NH2 यानी कि ईथेन अमाइन। ठीक है, ऐसे ही आगे है कि अगर हम मिथाइल अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं विद 2 मोल्स ऑफ द इथाइल क्लोराइड तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक है CH3, 2 आकर जुड़ जाएंगे इथाइल ग्रुप, तो इथाइल ग्रुप 2 आकर जुड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि 2 इथाइल हैं और एक है यहाँ पर मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम अब आप लोग क्या बनाएंगे कि N इथाइल N मिथाइल ईथेन अमाइन, तो ये आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। कुछ ऐसा यहाँ पर बनेगा, एक साइड पर तो एक कार्बन है, ये तो है ही थी, और एक साइड पर 2 कार्बन वाली चेन जुड़ गई और दूसरी साइड पर भी 2 कार्बन वाली चेन जुड़ गई, तो इन दोनों के नाम आप लोगों ने यहाँ पर अलग बना लिए बाहर, और इसका नाम एक ही बना दिया ईथेन अमाइन, और ये N मिथाइल और N इथाइल। ठीक है, क्लियर है अभी? अब इसके बाद है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोंगेस्ट बेस इन द एक्वस सोल्यूशन इज, तो एक्वस सोल्यूशन में चाहे हो मिथाइल अमाइंस चाहे हो कोई भी और अमाइंस, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है सेकेंडरी वाला। ठीक है, तो डाई मिथाइल अमाइन, तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है 2 1 3 फॉर दी मिथाइल अमाइंस। अगर कोई और है इथाइल वगैरह है तो 2 3 1। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है।
क्लियर है। तो आगे एक और है MCQ कि इसका क्या बनेगा, कि यहाँ पर NH2 है ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, तो यहाँ पर NC बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा बी। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से यहाँ पर हैं स्टेटमेंट्स, ये आप लोगों ने एक बार खुद रीड कर लेनी है। अगर कोई ना अंडरस्टैंड हुई तो वो आप लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।